नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के प्रीलिम्स 2024 के करंट अफेयर्स रिवीजन प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने इस एपिसोड में बात करने वाले हैं जुलाई वर्ष 2023 के जो करंट अफेयर्स और उसमें भी क्या है कि भूगोल, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, इस खंड से जो भी टॉपिक सुर्खियों में थे उन टॉपिक्स पर हम विस्तृत रूप से आज चर्चा करने वाले हैं। तो देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक इस माह में चर्चा में थे। उनमें अगर हम बात करें तो सबसे जो पहला टॉपिक हम ले रहे हैं वो है जैव विविधता संशोधन विधेयक 2023। ये जो विधेयक था ये खासे चर्चाओं में था। इसी कारण से क्या है कि इस विधेयक की आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये जो विधेयक था ये चर्चा में क्यों था, तो अगर इस विधेयक की बात करें तो जो पहले से जैव विविधता अधिनियम 2002 था उसमें ये विधेयक जो नया वाला विधेयक है ये क्या करता है, ये उसमें संशोधन करता है। तो इस कारण से ये चर्चा में था। और अगर हम बात करें तो ये जो नया वाला जो जैव विविधता संशोधन विधेयक 2023 है ये क्या है कि ये जुलाई 2023 में संसद द्वारा ये क्या किया गया, पारित किया गया। तो ये दो कारण थे जिसके कारण से ये विधेयक चर्चा में बना हुआ था। अब हम बात कर लें कि ये जो विधेयक पारित किया गया जुलाई वर्ष 2023 में, तो ये किस उद्देश्य से ये पारित किया गया। तो अगर इसके उद्देश्यों की बात करें तो जो पहला उद्देश्य है वो है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना, उसको संरक्षित करना। तो ये इसका पहला उद्देश्य है। दूसरी अगर बात करें तो जैव विविधता के संधारणी उपयोग को पहले की अपेक्षा और बढ़ावा देना। इस कारण से क्या है कि इस नए विधेयक को पारित किया गया। और इसी के अलावा अगर हम बात करें तो जैविक संसाधनों से या इनके उपयोग से प्राप्त होने वाले जो विभिन्न बेनिफिट्स हैं वो क्या हो, वो निष्पक्ष हो और न्याय संगत हो। इसको बढ़ावा देने के लिए क्या है कि वर्ष 2002 का जो जैव विविधता अधिनियम था इसमें बड़े स्तर पे रिफॉर्म्स किए गए हैं ताकि ये क्या हो, ये उद्देश्य प्राप्त किए जा सके। इसके अलावा इस अधिनियम में क्या है कि त्रिस्तरीय विनियामक व्यवस्था का भी प्रावधान किया गया, यानी केंद्र के स्तर पे, राज्य के स्तर पे और स्थानीय स्तर पे क्या है कि इसमें गवर्निंग बॉडी बनाई गई है। अगर हम बात करें तो नेशनल लेवल पे या राष्ट्रीय स्तर पे क्या है कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ये निर्मित किया गया है। और राज्यों के स्तर पे देखें तो राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की गई है। इसके द्वारा इसको क्या किया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा। वहीं स्थानीय निकाय के स्तर पे जैव विविधता प्रबंधन जो समितियां हैं वो इसके लिए कार्य करेंगी। तो इस तरह से क्या है कि ये त्रिस्तरीय एक व्यवस्था इसको रेगुलेट करने के लिए बनाई गई है। और इस अधिनियम में जैव विविधता संरक्षणकर्ता, जो सृजनकर्ता हैं या फिर जो धारक हैं, इनके साथ क्या है कि लाभ साझा करने का भी प्रावधान किया गया है। और इसमें क्या है कि जो मौद्रिक मुआवजे है उसके भुगतान की व्यवस्था की गई है। बौद्धिक संपदा जो अधिकार है, इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी राइट है, IPR है, उसको साझा करने संबंधित बातें कही गई हैं। और जो टेक्नोलॉजी है उसके हस्तांतरण के माध्यम से इसको पहले से और व्यवहारिक बनाए जाने की भी बात कही गई है। तो ये बातें हो गई। अब इसी में अगर बात करें कि ये जो विधेयक है इसका हमारे लिए आखिर महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि वही सबसे बड़ा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर परीक्षा में पूछेगा तो इन बिंदुओं के साथ ये भी पूछ सकता है कि आखिर इसका महत्व हमारे लिए क्या है। तो देखिए, अगर महत्व की बात करें तो जो औषधि पादप हैं इनकी खेती को प्रोत्साहित करके और वन्य औषधि पादपों पर पड़ने वाले दबाव को कम करना या इसके द्वारा कम किया जा सकता है। तो ये एक हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दूसरी अगर बात करें तो अपने देश की जो चिकित्सा पद्धति है उसको और बढ़ावा दिया जा सकता है इस विधेयक के द्वारा। और नई किस्म के अनुसंधान, पेटेंट आवेदन प्रक्रिया और जो तीव्र ट्रैकिंग है इसको और सुविधाजनक बनाया जा सकता है। इसके अलावा भी क्या है कि यह विधेयक राष्ट्रीय हितों को मद्देनजर रखते हुए जैविक संसाधनों के क्रम में अधिक विदेशी निवेश को बढ़ावा दे सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण
महत्व हैं जो इस विधेयक के द्वारा अचीव किए जा सकते हैं, प्राप्त किए जा सकते हैं। अब ये जो हमने विधेयक पढ़ा, इसी पर एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? तो जैव विविधता संशोधन विधेयक 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, यह विधेयक जैव विविधता अधिनियम 2002 में क्या करता है? रिफॉर्म्स करता है, संशोधन करता है। दूसरा है, यह विधेयक राष्ट्रीय हितों को मद्देनजर रखते हुए जैविक संसाधनों के क्रम में अधिक विदेशी निवेश को बढ़ावा देता है। पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से असत्य नहीं है। तो देखिए, इसमें क्या है कि जो दोनों कथन है, पहला और दूसरा, ये दोनों कथन क्या है? सत्य हैं। तो इसके आधार पर अगर हम देखें तो जो सही विकल्प होगा वो होगा बी, यानी 1 और 2। तो ये हमने देख लिया। अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक है पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम। ये भी अधिनियम क्या है कि अगर इन्वायरमेंट में देखें तो वर्ष 2023 के जुलाई माह में ये सुर्खियों में था। क्यों सुर्खियों में था? तो जुलाई माह में क्या है कि दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा जो पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स है, इसकी इस पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण संबंधित एक दायर याचिका को क्या कर दिया गया? खारिज कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद से क्या है कि ये मामला सुर्खियों में देखने को मिला। ये मूल रूप से अगर इस पूरे मुद्दे को हम देखें तो मुद्दे से जुड़े हुए जो बातें हैं, इसमें क्या है कि मूल रूप से आलू की एक किस्म है, इसको पेप्सिको ने अनुबंध कृषि व्यवस्था के अंतर्गत क्या है कि 2009 में प्रस्तुत किया है। और इस किस्म को क्या है कि इस अधिनियम 2001 के अंतर्गत क्या किया गया था? रजिस्टर्ड किया गया था। वहीं वर्ष 2019 में पेप्सिको कंपनी ने गुजरात के कुछ किसानों पर इस अधिनियम के अंतर्गत इस आलू की किस्म को अवैध रूप से उगाने और बौद्धिक संपदा अधिकार का उल्लंघन करने संबंधित क्या है? मुकदमा न्यायालय में दायर किया था। तो ये मामला था। और अगर बात करें तो वर्ष 2021 में ये जो पौध किस्म और जो किसानों के अधिकार प्राधिकरण है, उसके द्वारा एक आदेश जारी कर आलू की एक जो किस्म है FL 2027 हेतु पेप्सिको को प्राप्त IPR पंजीकरण प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया था। तो ये पूरा मामला था कि एक आलू की किस्म है, उससे संबंधित जो पेप्सिको कंपनी है उसके द्वारा ये दायर किया गया था और बाद में न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया था। अब बात करें कि पंजीकरण रद्द करने के पीछे आखिर आधार क्या थे, तो उसमें अगर देखें तो पेप्सिको कंपनी के द्वारा जो आलू की ये किस्म है, इसके पंजीकरण संबंधित जो भी जानकारियां प्रस्तुत की गई थी वो सही नहीं पाई गई। दूसरी, किसानों के अधिकार का जो उल्लंघन की बात है उससे संबंधित भी इसको सही नहीं पाया गया। तो इस आधार पर क्या है कि इसको रिजेक्ट कर दिया न्यायालय ने। दूसरी अगर हम बात करें तो ये जो अधिनियम 2001 है, यानी कि पौधा किस्म और जो किसानों के अधिकार संबंधित जो अधिनियम 2001 है, अगर इसकी बात करें तो यह कानून वर्ष 2001 में ट्रिप्स समझौते के अनुच्छेद 27 थर्ड बी के तहत क्या है बनाया गया था। और यह विश्व का एकमात्र IPR कानून है जिसमें किसी भी पौधे के ब्रीडर्स के साथ किसानों के भी बौद्धिक संपदा अधिकार प्रदान किए जाते हैं। तो इस दृष्टिकोण से क्या है कि ये जो बिंदु है ये महत्वपूर्ण हो जाता है, ये हमें याद रखना होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो अधिनियम है इसके अंतर्गत क्या है कि बहुत सारी बातें कही गई हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो इसके तहत संरक्षण की जो अवधि है वो अलग अलग है। जैसे अगर बात करें तो वृक्ष और लता संरक्षण की जो अवधि है वो 18 वर्ष है। अन्य फसलों के संरक्षण की जो अवधि है वो 15 वर्ष है। पहले से मौजूद किस्मों के लिए जो संरक्षण अवधि है वो 15 वर्ष है। और इसमें जो महत्वपूर्ण बात है जो छोटे एग्जामों में पूछ लेता है वो है इससे संबंधित जो प्राधिकरण है या जो संस्थान है। तो इसमें अगर देखेंगे तो पौध किस्म संरक्षण अपील जो अधिकरण है ये क्या है कि 1 वर्ष के भीतर अपील का निपटान करता है और इसके निर्णय को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो ये दोनों बिंदु हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो नई पादप किस्मों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो संघ है UP
वो भी। इसकी बात करें तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो किस वर्ष में की गई थी, तो इसकी स्थापना वर्ष 1961 में की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड में है। किस उद्देश्य से इस संघ को, इस संगठन को बनाया गया, तो नई विभिन्न पादप किस्मों के कह सकते हैं कि उनके संरक्षण और विकास के लिए इसको बनाया गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अपना देश यानी जो भारत है वो इस संघ का, इस संगठन का सदस्य नहीं है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। भारत क्या है, इसका मेंबर नहीं है। तो ये हमने देखा। इसी पर एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस अधिनियम के अंतर्गत पौधों के ब्रीडर्स के साथ किसानों को भी बौद्धिक संपदा अधिकार प्रदान किया गया है। दूसरा कथन है कि जो आलू की किस्म है FL 2027, ये जो मामला है इसी अधिनियम से जुड़ा हुआ है। और तीसरा कथन है कि इस अधिनियम से संबंधित मामलों के निपटान हेतु पौधा किस्म संरक्षण अपील जो अधिकरण है इसका गठन किया गया है। फिर पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही है। तो आपको देखना है कि इसमें से कितने कथन सही है। तो देखिए, आप देखेंगे तो पहला जो कथन है वो भी सही है। दूसरा जो मामला आया है ये आलू की जो ये किस्म थी इसी से संबंधित है, तो ये भी सही है। और तीसरा जो है कि इस अधिनियम से संबंधित मामलों के निपटान हेतु पौधा किस्म संरक्षण अपीली अधिकरण का गठन किया गया, तो ये भी सही है। तो इस आधार पे देखेंगे तो आपका जो सही विकल्प होगा वो सी होगा। सभी तीनों जो कथन है वो सही है। अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक है अखिल भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट 2022। बात करें कि ये जो रिपोर्ट्स आई थी ये चर्चा में क्यों थी, तो पिछले वर्ष यानी कि जुलाई 2023 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण जो प्राधिकरण है NTCA, इसने एक शीर्षक के नाम से कह सकते हैं कि जो शीर्षक था उसका नाम था भारत में बाघ सह परभक्षी और शिकार स्थिति 2022। इस शीर्षक के साथ क्या है कि एक रिपोर्ट जारी की, जिसके बाद से इस रिपोर्ट की चर्चा होने लगी। अगर इस रिपोर्ट पर एक हम नज़र डालें तो इसमें क्या है कि भारत में कुल जो 53 टाइगर रिजर्व हैं उनके बारे में बातें कही गई और भारत में विश्व के लगभग 75% जो बाघ आबादी है वो भारत में है, ये बात कही गई। और सबसे ज़्यादा बाघों की जो आबादी में वृद्धि हुई है वो अपने देश में अगर हम बात करें तो उसमें क्या है कि जो मध्य भारत है उसमें देखने को मिला। इसमें भी क्या है कि मूल रूप से जो हिमालय की शिवालिक पहाड़ी है या फिर कहें तो मध्य या गंगा के जो मैदानी क्षेत्र हैं उनमें बाघों की जो संख्या है उसमें वृद्धि देखी गई है। तो ये क्या है कि रिपोर्ट्स में कुछ बातें कही गई थी। इसी के अलावा अगर हम बात करें कि कुछ अन्य जो तथ्य थे तो भारत में टाइगर रिजर्व की सुरक्षा मजबूत करने की आवश्यकता पर भी सिफारिश की गई। यानी ये माना गया कि इनसे संबंधित जो सुरक्षा चूक है वो बड़े स्तर पे हैं, तो इससे संबंधित या इसमें रिफॉर्म्स किए जाए, सुधार किए जाए, व्यवस्थाएं अच्छी की जाए, इस पर सरकार ध्यान दे या इससे संबंधित जो भी संगठन है, जो गवर्निंग बॉडीज हैं वो इस पर ध्यान दे। इसमें यह भी कहा गया कि लगभग 35% जो टाइगर रिजर्व्स हैं इसमें क्या है कि तत्काल सुरक्षा उपाय करने की आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ पर बड़े स्तर पे क्या है कि असुरक्षा संबंधित बातें देखी गई हैं। तो ये तथ्य है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बाघों की गणना हेतु क्या है कि मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस, जिसको M-STIPS बोलते हैं, इस तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। और इसमें क्या है कि कैमरा ट्रैप पर आधारित कैप्चर मार्क रिकैप्चर प्रमाणित विधि का भी उपयोग हो रहा है। तो ये इसमें कुछ बहुत सारी बातें कही गई थी। इसके अलावा अगर बात करें तो इसमें क्या है कि बाघों की आबादी संबंधित भी कुछ आंकड़े दिए गए थे। अगर उसकी बात करें तो वर्ष 2018 में जो भारत में बाघों की संख्या है उसको बताया गया है कि ये 2967 थी। ये जो संख्या है बाघों की ये वर्ष 2022 में बढ़ गई और ये पहुंच गई 3682। तो इसमें क्या है कि इस अंतराल में क्या है कि बाघों की संख्या में वृद्धि देखी गई।
इसके अलावा अगर बात करें कि भारत के जो अलग अलग राज्य हैं उनमें जो सबसे अधिक आबादी बाघों की है, उनमें क्या है कि एक आंकड़ा दिया गया जिसमें ये कहा गया कि जो मध्य प्रदेश है, भारत के एमपी राज्य में क्या है कि बाघों की संख्या जो है वो 785 है, और इस आधार पर क्या है कि ये भारत में सबसे अधिक बाघों की आबादी वाला राज्य है, जो पहले स्थान पे है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो दूसरा स्थान दिया गया है वो कर्नाटक का दिया गया है, जहाँ पर बाघों की जो संख्या है वो 563 है। तीसरे स्थान पे क्या है कि उत्तराखंड है, यानी कि जहाँ पर बाघों की संख्या 560 दर्शाई गई है। और इसके अलावा अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में जो बाघों की संख्या है वो 444 है। इसमें क्या है कि भारत के वैसे राज्यों के भी आंकड़े दिए गए हैं जहाँ बाघों की संख्या सबसे कम है। उनमें अगर हम बात करें तो जो राज्य शामिल है उसमें नागालैंड है, मिजोरम है। ये दोनों जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, यहाँ बाघों की संख्या नगण्य है, यानी कहने का मतलब यहाँ बाघ देखने को नहीं मिले हैं। तो जो भी ये अवधि जिसमें बहुत सारे कह सकते हैं जो आंकड़े लिए गए हैं, सर्वे किए गए हैं, उस दौरान इन राज्यों में बाघ देखने को नहीं मिले होंगे। इस आधार पर ये कहा गया है कि यहाँ जो बाघ हैं वो अनुपस्थित हैं। इसके अलावा झारखंड राज्य में 1 बाघ का आंकड़ा दिया गया है, गोवा में 5 और अरुणाचल प्रदेश में क्या है कि ये कहा गया है कि यहाँ जो बाघ आबादी है वो 9 है, यानी कि अरुणाचल में 9 बाघ देखे गए हैं। तो इस तरह से क्या है कि ये जो आंकड़ा आया है इससे संबंधित ये बाघों की संख्या से संबंधित डेटा प्रस्तुत किए गए। इसमें भी क्या है कि जो भारत में सर्वाधिक संख्या वाले जो टाइगर रिजर्व है उनके बारे में भी आंकड़ा दिया गया है। जैसे जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, यहाँ जो बाघों की संख्या है वो 260 है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, यहाँ बाघों की संख्या 150 है। नागरहोल टाइगर जो रिजर्व है यहाँ 141 है। बांधवगढ़ जो टाइगर रिजर्व है यहाँ बाघों की संख्या 135 है। वहीं दूधवा जो टाइगर रिजर्व है यहाँ पर जो बाघों की संख्या है वो 135 है। तो इससे संबंधित भी प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। अब ये जो टॉपिक हमने देखा इसी पर एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। पहला है मिजोरम, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है उत्तराखंड, चौथा है झारखंड और 5वां है महाराष्ट्र। फिर कहा जा रहा है कि उपर्युक्त में से कौन से न्यूनतम बाघ आबादी वाले राज्य हैं। विकल्प दिया गया है 1, 3, 4, बी है 1 और 4, सी है 2 और 5, डी है 3, 4, 5। तो देखिए इसमें अगर आप आएंगे तो मध्य प्रदेश क्या है, सबसे अधिक आबादी वाला है। उत्तराखंड क्या है कि ये भी अधिक आबादी वाला है, लगभग दूसरे स्थान पे है। और इसके अलावा अगर देखेंगे तो महाराष्ट्र में भी क्या है कि लगभग 440 बाघों की संख्या पाई गई है। तो ये जो 3 राज्य हैं ये इसमें से निकल गए, बचे 1 और 4। तो यहाँ पर अगर देखेंगे जो पिछला जो हमने आंकड़ा देखा इसमें अगर मिजोरम में देखेंगे तो मिजोरम में जो बाघों की संख्या है वो 0 है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो झारखंड में देखेंगे तो 1 बाघ देखने को मिला है। तो इस आधार पर जो सही विकल्प होगा वो कौन सा हो जाएगा, 1 और 4, यानी विकल्प बी। ये हमने देख लिया। अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023। ये भी खासे चर्चा में था और पिछले वर्ष जुलाई माह में भारतीय संसद के दोनों सदनों के द्वारा जो वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 है इसको पारित कर दिया गया। वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 के अगर मुख्य उद्देश्यों की बात करें तो जो पहली बात कही गई है कि भारत में जो वन आच्छादित क्षेत्र हैं, जो वनावरण क्षेत्र है, उसमें क्या करना है, उसमें वृद्धि करना है, उस क्षेत्र को बढ़ावा देना। इसी उद्देश्य के साथ इस विधेयक को पारित किया गया। इसमें अगर बात करें कि जो वन संरक्षण संशोधन विधेयक जो 2023 पारित किया गया है इसके बारे में अगर हम बात करें तो बहुत सारे तथ्य दिए गए। मूल रूप से अगर बात करें तो जो ये संशोधन है ये क्या है कि पहले से जो विधेयक था, जो अधिनियम था 1980, उसमें ये क्या करता है, 2023 का जो विधेयक है ये रिफॉर्म्स करता है, संशोधन करता है। यह अधिनियम गैर वन उद्देश्यों हेतु वनों को काटने और वन भूमि के उपयोग पर प्रतिबंध भी लगाता है। और यही नहीं, यह विधेयक 12 दिसंबर 1996 से पहले गैर वानिकी उपयोग के रूप में
परिवर्तित भूमि पर लागू नहीं होगा। तो देखिए ये 3 पॉइंट जो दिए गए हैं ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहली कि ये जो नया विधेयक है ये पहले से जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 था उसमें संशोधन करता है। दूसरी अगर बात करें तो यह अधिनियम जो गैर वन उद्देश्य हेतु जो वन काटने और वन भूमि पर उपयोग करने संबंधी जो प्रतिबंध है उसको लगाता है। और तीसरी जो बात कही गई है कि यह विधेयक 12 दिसंबर 1996 से पहले जो कह सकते हैं कि नॉन फॉरेस्ट्री जो यूजेज वाले जो विभिन्न कह सकते हैं परिवर्तित जो भूमि है उस पर ये लागू नहीं किया गया। तो इस तरह के ये 3 पॉइंट महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 का जो उद्देश्य है, पहले ही हमने बताया कि जो वनाच्छादित क्षेत्र है उसको बढ़ाना इसका मूल उद्देश्य है। जो भारत में वनावरण क्षेत्र है उनमें वृद्धि किया जाए, उसी उद्देश्य के साथ इस नए विधेयक को लागू किया गया है। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो पूरा विधेयक है ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक भूमि अधिनियम के दायरे से भी छूट प्रदान करता है। तो ये बात कही गई है वन भूमि आवंटित करने संबंधित जो केंद्र सरकार की शक्ति है उसमें भी इस नए विधेयक में वृद्धि की गई है। केंद्र सरकार के द्वारा जो नियम हैं जो शर्त हैं उनको स्पष्ट इसमें क्या है दर्शाया गया है। और अधिनियम वनों में कुछ क्रियाकलापों की जो अनुमति है वो देता है। जैसे अगर हम बात करें तो चेक पोस्ट लगाना, फेंसिंग करना यानी कि बेड़बंदी या कह सके वहाँ बाड़ लगाना, पुल बनाना, चिड़ियाघर, सफारी, इको टूरिज्म, ऐसे जो कह सकते हैं एक्टिविटी है इनको अनुमति ये नया विधेयक प्रदान करता है। तो ये आपसे पूछ सकता है कि नए अधिनियम में कौन से क्रियाकलाप हैं जिनको क्या है परमिशन प्रदान किया गया है। तो ये हमने देख लिया। इसमें अगर हम बात करें कि जो नया विधेयक बना है इसको लेकर कौन से कंसर्न है, कौन सी चिंताएं व्यक्त की गई है, तो ये महत्वपूर्ण है। इसमें अगर बात करें तो नया जो अधिनियम था 1980 उसमें जो क्लास दिए गए हैं, जो बातें कही गई थी उसके ये विपरीत है। दूसरी अगर बात करें कि इसके संदर्भ में जो सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 1996 का निर्णय दिया था वो क्या है कि इस नए विधेयक के साथ उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकते हैं या कह सकते हैं कि वो अब अप्रभावी हो जाएगा। यही नहीं, जो संघवाद है, जो अवधारणा है उसके विरुद्ध भी है। और पारिस्थितिकी रूप से जो संवेदनशील क्षेत्र है, जो इको सेंसिटिव जोन है, उनके लिए भी ये जो नया विधेयक है या इससे संबंधित जो बहुत सारे, जैसे हमने बताया पिछले ही जो पॉइंट दिया गया था कि कुछ ऐसे एक्टिविटी हैं जिनको परमिशन दिया गया है या अन्य जो तथ्य कहे गए हैं वो क्या है, तो जो इको सेंसिटिव जोन है उनके लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। और यही नहीं, इसमें एक नया विवाद भी उत्पन्न हो सकता है कि वृक्षारोपण बनाम प्राकृतिक वन। तो ये क्या है कि ये कुछ महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि कंसर्न दिए गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें जो आपको ध्यान देना है कि आर्टिकल जो 48 है जिसमें राज्य पर्यावरण की रक्षा सुधार करने एवं देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने के जो प्रयास संबंधित बातें की गई हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर बात करें तो आर्टिकल 51 AG है जिसमें वनों और वन्य जीवों सहित क्या है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा तथा उसमें सुधार करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होगा। ये भी आर्टिकल आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो ये इसमें कुछ क्या है कि बातें कही गई हैं। इसी पर एक प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, जुलाई 2023 में भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पारित किया गया है। दूसरा कह रहा है कि वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 वन संरक्षण अधिनियम 1980 में संशोधन करता है। और तीसरा कह रहा है कि वन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची का विषय है। और फिर पूछा जा रहा है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। तो देखिए 2 ही कथन इसमें सही दिख रहे हैं, एक कथन क्या है गलत है। तो इस आधार पर जो सही विकल्प होगा वो बी होगा। अगला टॉपिक हम देख लेते हैं। अगला टॉपिक है रिसोर्स एफिशिएंसी, सर्कुलर इकोनॉमी, इंडस्ट्री कोएलेशन। अगर इसकी बात करें कि आखिर ये चर्चा में क्यों था,
तो चर्चा के पीछे जो कारण था वो पिछले वर्ष यानी जुलाई 2023 में जो G20 पर्यावरण और जलवायु संधारणीय कार्य समूह है इसकी बैठक की गई थी और इसी में इस इनिशिएटिव को स्टार्ट करने की बात कही गई थी। अगर बात करें कि ये रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोएलिशन जो इनिशिएटिव है ये आखिर है क्या, तो अगर बात करें तो उद्योग संचालित ये एक इनिशिएटिव है, एक पहल है और इसमें क्या है कि रिसोर्स या ये जो इनिशिएटिव है इसमें दुनिया की जो 39 कंपनियां या उनके जो संस्थापक सदस्य हैं वो क्या करेंगे, इसमें शामिल होंगे और जो इसमें शामिल सदस्य होंगे उनमें से 11 देशों में क्या है कि इसके मुख्यालय स्थित होंगे यानी बनाए जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें कि किस उद्देश्य से ये इनिशिएटिव प्रारंभ किया गया है तो संधारणीय विकास हेतु एजेंडा 2030 और इसके तहत निर्धारित सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करना ही इसका मूल उद्देश्य है। इसके अलावा जो पेरिस कह सकते हैं कि जो समझौता है इसके अंतर्गत निर्धारित जलवायु संबंधित जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करना है। कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के अंतर्गत जो भी निर्धारित लक्ष्य और टारगेट हैं उनको अचीव करना है। इसके अलावा क्या है कि किगाली संशोधन या संसाधन दक्षता संवाद रोड मैप और अन्य जो प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्य हैं उनके क्रियान्वयन में तेजी लाना भी इस इनिशिएटिव का एक प्रमुख उद्देश्य है। तो इन उद्देश्यों के साथ ये इनिशिएटिव प्रारंभ किया गया है। अगर बात करें कि किन कह सकते हैं कि किन आधारों पर क्या करेगा, ये काम करेगा, तो मूल जो आधार हैं इसमें प्रभावशाली साझेदारी रखी गई है, क्षमता और जो टेक्नोलॉजी है इसमें आपसी सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा, क्षमता हेतु बड़े स्तर पे इन्वेस्टमेंट को इसमें प्रदान किया जाएगा, इन आधारों पर ये काम करेगा। इसके अलावा अगर बात करें कि जो सर्कुलर इकोनॉमी है इसके डेटा बैंक पर अगर हम नज़र डालें तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में 7.2% हिस्सा ही चक्री है, सर्कुलर इकोनॉमी है। और इसमें भी अगर भारत की बात करें तो भारत में केवल 20% वस्तुओं का पुनर्चक्रण किया जाता है, रिसाइकिल किया जाता है। और भारत क्या है कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में क्या है कि तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक कंट्री है। और इसके अलावा अगर बात करें कि कुल वैश्विक उत्सर्जन में भारत की कितनी हिस्सेदारी है तो वो लगभग 9.2% है। तो ये कुछ बातें कही गई हैं। इसमें क्या है कि नवकरणीय ऊर्जा और चक्री अर्थव्यवस्था से संबंधित भी बहुत सारी पहलों की बात कही गई है। जैसे 2019 का जो राष्ट्रीय संसाधन दक्षता नीति है उसकी बात कही गई है, जो लाइफ इनिशिएटिव है उसकी बात कही गई है, स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बात कही गई है, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन जो नियम है उसका उल्लेख है, इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति है उसकी बात कही गई है। तो ये सारी बातें इसमें कही गई हैं। अब इस इनिशिएटिव से ही जुड़ा हुआ एक प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न क्या है, रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोएलिशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। पहला कथन है, इसे जुलाई 2023 में G20 पर्यावरण जलवायु संधारणीय कार्य समूह की चौथी बैठक में क्या किया गया, प्रारंभ किया गया। ये एक स्टेटमेंट दिया गया। दूसरा स्टेटमेंट है कि यह एक उद्योग संचालित पहल है, इनिशिएटिव है। पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए कथन का उपयोग करते हुए क्या है कि आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन से कथन सही है। तो पहला कथन भी सही है क्योंकि G20 की जो 2023 में समिट हुई थी इसके अगर बात करें तो जो ECSWG है इसकी चौथी बैठक में ही इस इनिशिएटिव को प्रारंभ करने की बात कही गई, तो ये सही हो गया। और ये क्या है कि मुख्य रूप से इंडस्ट्री रेगुलेटेड एक इनिशिएटिव है, तो ये भी सही हो गया। यानी कि पहला और दूसरा दोनों जो कथन है वो सत्य है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। जो नया टॉपिक था जो सुर्खियों में था वो था फसल अवशेष प्रबंधन दिशा निर्देश। ये चर्चा में था। अब चर्चा में क्यों था, तो क्या है कि जो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय है उसके द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन दिशा निर्देश में बड़े स्तर पे संशोधन किए गए हैं। इन संशोधनों के कारण क्या है कि ये चर्चा में था। अगर बात करें कि जो ये संशोधन किया गया इसमें प्रमुख जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं इसमें कौन सी है, तो इसमें कहा गया है कि दिल्ली के आसपास के राज्यों में धान की पराली का प्रबंधन खेतों से बाहर किसी अन्य स्थान पर करने संबंधित क्या होगा कि ये जो दिशा निर्देश होगा वो उसमें मदद करेगा। और धान की पराली आपूर्ति श्रृंखला हेतु
तकनीकी वाणिज्यिक पायलट परियोजनाएं भी शुरू की जाएंगी। और इसके अलावा क्या है कि सरकार इससे संबंधित जो भी मशीनरी है, जो उपकरण खरीद है, उन पर वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी, जिसमें बात कही गई कि सरकार के द्वारा 65% वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। यही नहीं, जो संबंधित उद्योग होंगे उनमें भी क्या है कि 25% के इसमें अनुदान या इस तरह के लाभ प्रदान किए जाएंगे। किसान, ग्रामीण उद्यमी, किसान उत्पादक जो संगठन है, इनके द्वारा 10% का इसमें सहयोग होगा। तो ये बातें इस जो नया कह सकते हैं कि जो दिशा निर्देश जारी किया गया है, जो गाइडलाइंस जारी किया गया है, उसमें दिए गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें कि फसल अवशेष प्रबंधन जो दिशा निर्देश है, इसमें क्या है कि अगर फसल अवशेषों के जलाने से संबंधित कौन से दुष्परिणाम हो सकते हैं, तो इसमें देखिए, इसमें बहुत सारे गैसों का उत्सर्जन होता है। जैसे अगर बात करें तो मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन के विभिन्न ऑक्साइड है, इनका क्या होता है, उत्सर्जन होता है। इसमें जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं उनका भी उत्सर्जन देखने को मिलता है। पौधे के जो पोषक तत्व हैं उनमें कमी होती है, यानी उनको हानि पहुंचती है। और पर्यावरण और मृदा स्वास्थ्य पर भी क्या होता है, इसका प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर बात करें तो फसल अवशेषों का जो वाह्य स्थान पर प्रबंधन है, इसके बारे में बात कही गई है। तो इसमें क्या है कि ताप विद्युत संयंत्रों में परंपरागत ईंधन की जगह क्या है कि बायोमास पेलेट्स का उपयोग हो, धान की पराली से कंप्रेस्ड बायोगैस का उत्पादन करना और धान की पराली से अल्कोहल का उत्पादन करना। तो ये क्या है कि प्रबंधन के लिए ये कुछ एक्टिविटी की जा सकती है, जिसके द्वारा जो धान की पराली है उसकी मात्रा में कमी की जा सकती है। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा इसी पर एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, हाल ही में जारी फसल अवशेष प्रबंधन दिशा निर्देश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए हैं। इन्हें दिशा निर्देश दिल्ली के निकटवर्ती राज्यों में धान की पराली का प्रबंधन खेतों से बाहर किसी अन्य स्थान पर करने हेतु जारी किया गया है। तीसरा कथन है, फसल अवशेषों को जलाने से मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के विभिन्न ऑक्साइड जैसी गैसों का उत्सर्जन होता है। और पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो देखिए, इसमें क्या है कि जो तीनों कथन हैं, ये तीनों के तीनों कथन सही हैं। तो इस आधार पर जो सही विकल्प होगा वो बी होगा, यानी तीनों विकल्प ही सही हैं। अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। ये स्कीम आई थी, किसके द्वारा लाई गई थी, तो विद्युत मंत्रालय के द्वारा ये स्कीम लागू की गई थी। इसकी अगर बात करें तो विद्युत मंत्रालय के द्वारा कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम को अधिसूचित किया गया। ये कब किया गया, तो वर्ष 2023 में किया गया। अगर हम बात करें तो जो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम है, जो वर्ष 2023 में इसको अधिसूचित किया गया, इसकी बात करें तो इसकी घोषणा पहली बार ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के अंतर्गत की गई। इस अधिनियम को ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 के द्वारा संशोधित किया गया है। इसमें एक कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग बाजार स्थापित करने का भी प्रावधान है। इसे भारत के विकार्बनीकृत लक्ष्यों को प्राप्त करने में क्या होगी, मदद मिलेगी। और यही नहीं, भारत वर्ष 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में वर्ष 2005 के स्तर से 45% तक की कटौती करने हेतु प्रतिबद्धता दर्ज की गई है। तो ये क्या है कि इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। इसमें बहुत सारी बातें कही गई हैं, जैसे इसके लिए एक राष्ट्रीय संचालन समिति इंडियन कार्बन मार्केट गवर्निंग बोर्ड का गठन किया जाएगा। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो भारत के कार्बन बाजार का प्रशासक होगा। इसके अलावा इसमें कुछ बातें कही गई हैं, जो उत्सर्जन में कमी करने हेतु बहुत सारे लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे। कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र जारी करना अनिवार्य होगा। कार्बन सत्यापन एजेंसियों को मान्यता प्रदान करना होगा। ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया ICM जो है, इसके हेतु रजिस्ट्री के रूप में ये कार्य करेगा। अब हम बात कर लेते हैं कार्बन क्रेडिट पर। आखिर ये जो कार्बन बाजार प्रणाली है ये कैसे काम करती है, तो मूल रूप से अगर जो कार्बन क्रेडिट है ये एक प्रकार का व्यापार योग्य परमिट है। और अगर इस सिस्टम की बात करें तो इसमें जो भी उत्सर्जक होंगे उनके लिए क्या है कि एक सीमा निर्धारित की जाएगी, और जो भी उत्सर्जक होगा यदि वो सीमा से कम उत्सर्जन कर रहा है तो उसके पास क्या होगा कि ये छूट होगी कि वो अपना जो कोटा है वो दूसरे को क्या कर सकता है, सेल कर सकता है, उसका विक्रय कर सकता है। तो इसके द्वारा क्या है कि ये पूरा एक सिस्टम
रेगुलेट होगा। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा अगर बात करें इस पर एक प्रश्न की, तो प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रही कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के द्वारा कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम को अधिसूचित किया गया। दूसरा है, इसमें एक कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग बाजार स्थापित करने का प्रावधान किया गया। पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से गलत नहीं है, यानी इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो देखिए, इनमें दोनों जो कथन दिए गए हैं ये सत्य हैं। तो इस आधार पर जो सही विकल्प होगा वो ए होगा, यानी 1 और 2। अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक था वनस्पति जात और प्राणी जात का डेटाबेस। ये एक डेटाबेस आया था, ये सुर्खियों में बना हुआ था। अगर बात करें तो पिछले वर्ष जुलाई में ही क्या है कि भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जीव जंतुओं के डेटाबेस में क्या है कि 664 जंतु प्रजातियों और 339 वनस्पति प्रजातियों को शामिल किया है। उसके बाद से क्या है कि इसमें जो प्रमुख जंतु और जो वनस्पति थे वो जो शामिल किए गए थे वो सुर्खियों में थे, और ये आपके परीक्षा में पूछे भी जा सकते हैं। इसमें भी क्या है कि जो अधिकतर वनस्पति और जो जीव जंतु हैं ये केरल राज्य में खोजे गए हैं। तो इस दृष्टिकोण से जो भारत का केरल राज्य है वो चर्चाओं में था, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। कुछ इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखें तो ये जो डेटाबेस दिया गया था, इसमें अगर बात करें तो इस सूची में भारत में पहली बार पाई गई जो प्रजातियां हैं उनके नए वितरण संबंधित जो विभिन्न रिकॉर्ड हैं उनको शामिल किया गया है। उसमें भी अगर बात करें तो भारत में नए जीव जंतु और जो पादप प्रजातियां हैं इनकी खोज करने वाली जो संस्थाएं हैं उनमें 2 संस्थाएं प्रमुख हैं। पहली है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जिसको ZSI बोलते हैं, और दूसरी क्या है, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वर्ष 2023 में खोजे गए जो प्रमुख जीव जंतु हैं, अगर उनकी हम बात करें तो इसमें क्या है कि मिनियोप्टेरस फिलिप्स है। ये क्या है तो लंबी उंगली वाला एक चमगादड़ की प्रजाति है। जो दूसरा है वो क्या है कि मेघालय से संबंधित है। ये क्या है कि ग्लिस्कोप्स मेघालयनास, इसका नाम दिया गया है मेघालय राज्य के आधार पर। ये क्या है कि मूल रूप से क्या है कि एक चमगादड़ जो है उसी की एक प्रजाति है जो मूल रूप से मेघालय में बांस के जो वृक्ष है उसी पर वास करते हैं। इसके अलावा जो तीसरा है वो है फिसुडुला जैथोपाइगिया। यह क्या है कि अंडमान के जो नारकोंडम द्वीप है वहाँ पर ये प्रजाति खोजी गई है। यह एक येलो रम्ड फ्लाई कैप्चर है जो मंगोलिया, चीन, कोरिया और जापान जैसे देशों में देखा जाता है। तो ये हमने देखा। इनके अलावा भी कुछ है, जैसे मैकैका ल्यूकोजेनिस है। ये क्या है कि सफ़ेद गाल वाला एक मैकैक है। ये तिब्बत के मडोग क्षेत्र में पाया जाता है। इसे पहली बार अरुणाचल प्रदेश में देखा गया है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर हम जो विभिन्न वनस्पतियों की प्रजातियां हैं उनकी अगर बात करें तो उसमें जो है कैलेंथे लेमेनोलोसा है, दूसरी जो है वो नंदा देविया उसोलकर है। ये क्या है कि इसका जो संबंध है ये उत्तराखंड, हिमालय की तलहटी और गर्म बाहरी घाटियों में ये वनस्पति पाई गई है। इसके अलावा भी है, जैसे नीलगिरिएला पुसोलकर है। ये दक्षिणी जो पश्चिम घाट है यहाँ की स्थानिक प्रजाति है जो मूल रूप से कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में पाई जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो अपने देश में जो 2 संस्थाएं हैं, जैसे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो इसकी जो स्थापना है ये वर्ष 1916 में हुई थी। किस उद्देश्य से की गई थी तो भारत में जो जीव जंतु हैं इनकी खोज करना, इनका नामकरण करना, उनसे संबंधित जो भी दस्तावेज हैं उनको वेरीफाई करना, उनका वर्णन करना। तो इस उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। दूसरा जो संगठन है, जो संस्था है, वो है बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसकी जो स्थापना है वो वर्ष 1890 में की गई थी। किस उद्देश्य से की गई थी तो देश में पादप प्रजातियों की खोज करना, उनके आर्थिक महत्व संबंधित जो भी बातें हैं उनकी पहचान करने के उद्देश्य से इनकी स्थापना की गई थी। इसी पर एक प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जुलाई 2023 में भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जीव जंतुओं के डेटाबेस में 664 नए जंतु प्रजाति और 339 नए वनस्पति प्रजातियों को शामिल किया गया था। तो ये कथन क्या हो गया, ये सही हो गया। दूसरा कथन है, इसमें अधिकतर नए जीव जंतु और वनस्पति राजस्थान राज्य में खोजे गए हैं। तो देखिए ये स्टेटमेंट गलत हो रहा है। क्यों हो रहा है कि सबसे अधिक जो
खोजे गए हैं वो किस राज्य से हैं, तो वो केरल से है। तो इस आधार पर देखें तो कौन सा कथन असत्य नहीं है, तो इसमें पहला जो है वो असत्य नहीं है। तो ये हमने देख लिया। अगला टॉपिक देख लेते हैं, ये है गम्बूसिया एफिनिस है। ये चर्चा में क्यों था, तो अगर हम बात करें तो पिछले वर्ष यानी जुलाई माह में क्या है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने मलेरिया और डेंगू जैसे जो मच्छर जनित बीमारियां हैं इनके नियंत्रण हेतु राज्य में जल निकायों में ये जो कह सकते हैं कि गम्बूसिया एफिनिस जो मछली है इसको छोड़ा था। यानी किस उद्देश्य से छोड़ा था कि ये क्या होते हैं कि जो मच्छरों जनित जो बीमारियां हैं उन पर नियंत्रण करने में सहायक हैं। तो इस कारण से क्या है कि ये चर्चा में था। अगर बात करें कि गम्बूसिया एफिनिस जो है ये जो प्रजाति है ये कहाँ देखने को मिलती है, तो ये क्या है कि दक्षिणी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका की एक स्थानिक प्रजाति है। इसे मॉस्किटो फिश के रूप में भी जाना जाता है। इसकी जो प्रजनन क्षमता है वो बहुत ज़्यादा होती है और इसे मच्छरों के लावा को नियंत्रित करने हेतु एक जैविक एजेंट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और जो गम्बूसिया एफिनिस है इसको भारत सहित कई अन्य देशों के द्वारा आक्रामक प्रजाति के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया है। तो इस कारण से क्या है कि ये सुर्खियों में था। इसमें भी अगर हम बात करें जो IUCN है इसकी जो रेड लिस्ट है इसमें लिस्ट कंसर्न श्रेणी में क्या है कि ये गम्बूसिया एफिनिस शामिल है। तो ये क्या है कि ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इस पर कैसे प्रश्न बन सकते हैं, तो इस टॉपिक पर प्रश्न बन सकता है। एक प्रश्न हम ले रहे हैं, कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रही गम्बूसिया एफिनिस से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जुलाई 2023 में आंध्र प्रदेश सरकार ने मलेरिया और डेंगू जैसी मच्छर जनित बीमारियों के नियंत्रण हेतु राज्य के जल निकायों में गम्बूसिया मछली को छोड़ा है। तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, यह दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका की एक स्थानिक प्रजाति है। तो ये दोनों कथन सही हैं। पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही नहीं है, तो देखिए दोनों कथन सही है। तो इस आधार पर जो सही आपका विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा, न तो 1 न ही 2। अगला टॉपिक देख लेते हैं। ये कह रहा है सेल्फ क्लाउड, ये भी सुर्खियों में था। पिछले वर्ष अगर हम बात करें तो हरिद्वार यानी जो उत्तराखंड का हरिद्वार वाला क्षेत्र है यहाँ पर सेल्फ क्लाउड की घटना देखने को मिली। जब से ये घटना देखने को मिली तब से ये क्या है, सेल्फ जो क्लाउड वर्ड है ये सुर्खियों में बना हुआ है। बात करें कि आखिर सेल्फ क्लाउड क्या है, तो ये बादल या कह सकते हैं कि सामान्यतः शक्तिशाली तूफान जो प्रणाली है, जो सिस्टम है उससे जुड़ा हुआ है। और कई बार सेल्फ क्लाउड को दीवार मेघ या वॉल क्लाउड या फनल क्लाउड के रूप में भी डिफाइन किया जाता है। इन्हें आर्क्स क्लाउड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये अलग अलग इसके नाम हैं जिससे जुड़े हुए प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। मूल रूप से क्या है कि ये जो बादल है ये कपासी वर्षा मेघ के नीचे देखे जाते हैं और इसी के नीचे ये पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो सेल्फ क्लाउड है इसका जो निर्माण होता है वो कैसे होता है, तो जब कपासी वर्षा मेघ इनके आने से वहाँ पर आने वाली ठंडी जो वायु है वो भूस्थल पर पहुंचकर तेजी से क्या होती है, बिखर जाती है, फैल जाती है और भूस्थल पर जो मौजूदा गर्म नम वायु है उसको ऊपर की ओर क्या करती है, धकेलती है। तो इस प्रक्रिया से जो जलवाष्प है उसके द्वारा सेल्फ क्लाउड पैटर्न क्या होता है, वहाँ पर कंडेंस होता है, संघनित हो जाता है। तो इस द्वारा क्या होता है कि ये सेल्फ क्लाउड का निर्माण होता है। इसी पर एक प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जुलाई 2023 में हरिद्वार उत्तराखंड में विस्मयकारी सेल्फ क्लाउड की घटना देखी गई थी। दूसरा है, सेल्फ क्लाउड को दीवार मेघ या वॉल क्लाउड या फनल क्लाउड के रूप में जाना जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? पहला है केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1 और 2 दोनों और डी है न तो 1 न ही 2। इसके अलावा भी क्या है कि बहुत सारे टॉपिक चर्चा में थे, जैसे यूरेलाइट। ये क्यों चर्चा में था, अगर संक्षिप्त रूप में देख लें तो ये क्या है कि एक अध्ययन के अनुसार भारत के ढाला क्रेटर संरचना का निर्माण यूरेलाइट नामक उल्का पिंड से हुआ है। तो इस कारण से क्या है कि ये टॉपिक भी चर्चा में था। इसमें बहुत सारी बातें कही गई हैं, जिसमें क्या है, अगर मुख्य रूप से हम बात करें तो ये जो ढाला क्रेटर संरचना है इसका निर्माण लगभग 2500 से लेकर 1700 मिलियन वर्ष पहले हुआ है। यूरेलाइट नाम
जो उल्का पिंड है उसके टकराने से ये बना है। ये कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है। इसके अलावा अगर बात करें तो विश्व में जो भी क्रेटर है उनमें क्या है कि ये 7वां सबसे बड़ा क्रेटर है। और भारत में जो प्रमुख क्रेटर है उनकी अगर हम बात करें तो जो ढाला क्रेटर है वो एमपी में है, रामगढ़ जो क्रेटर है वो राजस्थान में है, लोनार जो क्रेटर है वो महाराष्ट्र में है। तो इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। इसके अलावा अगर यूरेलाइट पर एक हम नज़र डालें कि आखिर यूरेलाइट होता क्या है, तो यह प्राचीन उल्का पिंडों का एक क्या है, दुर्लभ वर्ग है। जो यूरेलाइट है ये सिलिकेट की चट्टान से बना होता है और जो यूरेलाइट है इसमें कई धातुएं हमें देखने को मिलती हैं। अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि कार्बन देखने को मिलता है, सल्फाइड और कुछ महीन जो दानेदार सिलिकेट है वो भी हमें देखने को मिलते हैं। इसी पर एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, हाल ही में चर्चा में रहे यूरेलाइट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत के ढाला क्रेटर संरचना का निर्माण यूरेलाइट नामक उल्का पिंड से हुआ है। दूसरा है, यूरेलाइट सिलिकेट की चट्टान से बना होता है जिसमें ओलिवाइन और पायरॉक्सिन चट्टानें शामिल हैं। फिर कहा जा रहा है, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सत्य नहीं है, तो सही विकल्प होगा वो डी होगा, न तो 1 और न ही 2। तो आज हमने देख लिया कि पिछले वर्ष जुलाई माह में जो भी भूगोल, पर्यावरण, पारिस्थितिकी खंड के अंतर्गत जो भी टॉपिक सुर्खियों में थे उन पर हमने आज चर्चा की। इसके अगले एपिसोड में अगस्त माह के जो भी 2023 में जो भी करेंट टॉपिक्स भूगोल, पर्यावरण में सुर्खियों में थे उन पर हम चर्चा करेंगे। तो आज आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।